सो एक्चुअली वी आर डूइंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर आपको हमने जो जो पॉइंट्स हमने अभी तक देखे वो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जस्ट लाइक टेंशन, नॉर्मल, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये एटम के लेवल पे लगते हैं सब फोर्सेस। ठीक है, नॉर्मल क्यों लगते हैं? जब दो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो पहला पॉइंट हमने ये देखा। ठीक, अब क्यों लगता है? दो सरफेसेस रफ रहती हैं इसलिए लगता है ना फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और और हमने दूसरा एक पॉइंट देखा, फ्रिक्शनल फोर्स है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो जैसे अब ये 5 न्यूटन लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो 5 न्यूटन का लगेगा। 10 न्यूटन का लगा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? 10 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, इट्स लाइक दैट। अच्छा, एक और तरीका है बच्चों यहाँ पर ये समझने का कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, कभी भी आपके घर में अगर कोई चीज, कोई बहुत भारी सी चीज अगर रखी हुई है, तो होता क्या है कि उसको मूव करना इतना आसान नहीं होता है। यू नो द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसको मूव कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब मान ली कोई कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मे बी एनी एल्मीरा और एनीथिंग, करेक्ट, बहुत सालों से रखी है, 15-20 साल ऐसे रखी हुई है, तो उसके एक्चुअली अगर आप देखो होता क्या है, उसके जो एल्मीरा के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं और फ्लोर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक्चुअली एक बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। correct? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एटम के लेवल पर आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर आ गया ना एटम के लेवल पे। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑब्वियसली सेल्फ एडजस्टिंग तो ये है। ठीक है, फिर हमने इसका एक रिलेशन देखा, F इज इक्वल टू म्यू एन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, जिसको म्यू बोलते हो आप, which is also known as coefficient of friction. तो frictional force is mu n. तो why I said frictional force is directly proportional to normal reaction? देखो, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करने में आपको उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, है कि नहीं है? जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। दिस इज अ नोन फैक्ट। आप एक ट्रक को मूव करने जाओ और एक कार को मूव करने जाओ, तो किसमें ज्यादा फोर्स लगता है? ट्रक में, ऑब्वियसली ना। तो ज्यादा फोर्स उसको मूव कराने में लग रहा है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी तो ज्यादा होगा ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी से हट जाते हैं तो कांस्टेंट आ जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक। और जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, करेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा वैसे ही हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, करेक्ट। तो जरा मुझे पहले तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट बताओ आप, म्यू एस और म्यू के किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, या दिस इज करेक्ट? ए बी सी, कौन सा करेक्ट स्टेट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? विच इज करेक्ट? यस बच्चों, जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? बी। और कोई, एनीवन एल्स? बाकी बच्चे? एक्चुअली ए करेक्ट है यहाँ पर। भाई ए इज करेक्ट ओवर हियर। देखो, जब भी आप फोर्स लगा रहे हो, मान लो तुमने, जैसे मैंने बोले 5 न्यूटन का लगाया, तो यहाँ पे 5 न्यूटन का आ गया ना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 10 न्यूटन का लगाया, तो ये मैक्सिमम ये फोर्स कितना तक रख सकता है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो है वो 25 न्यूटन का लग सकता है। मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे 25 न्यूटन का लग सकता है।
म्यू एस, हाँ यस, म्यू एस मतलब स्टैटिक, म्यू के मतलब काइनेटिक। एस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे स्टैटिक, के से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक, स्टैटिक एंड काइनेटिक। ठीक है, ओके। सो बच्चों ये जो होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। ठीक है, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो म्यू एस एन से। अब ऑब्वियसली जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो वैल्यू है ना, इससे थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मान लो ये मूव कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ पे आप 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो सकता है ये 20 न्यूटन हो गया अभी फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखो, जब अब नॉर्मल रिएक्शन तो उतना ही है, फ्रिक्शनल फोर्स अब यहाँ पे ये कितना होगा, ये काइनेटिक वाला है ना, दिस इज इक्वल टू 20। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, म्यू एस और म्यू के बीच में जो एक रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे म्यू एस जो है इट इज, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के। आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। मैंने आपको देखो ऊपर एक पॉइंट भी बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे, जब आप ये बोलो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एन है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू के एन है, करेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियस बात है ना, एस की वैल्यू म्यू एस विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर होगी। एंड देन लास्ट, और फिर हमने देखा था कि जैसे इट डिपेंड्स ऑन टू सर्फेसेस, अब हो सकता है रबर और कंक्रीट का कुछ अलग है, ग्लास और वुड का कुछ और है, करेक्ट। तो ऐसे से इसकी अलग अलग वैल्यूज रहती हैं फॉर अलग अलग सर्फेसेस। एंड देन व्हाट एल्स वी सॉ। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इस पर एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को। चलो, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, फिर से मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। चलो, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन सच अ वे, ये स्टेटमेंट आपको रट जाना चाहिए। टू अपोज, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन सच अ वे टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। देखो, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या चलो यहाँ पर अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई अगर आप एक फ्लोर पर, ठीक है, एक फ्लोर पर आप एक ब्लॉक को ऐसे धक्का दे देते हो विद सम वेलोसिटी v, गिव इट सम वेलोसिटी v, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम्स, ये जो है ये रुक जाता है, करेक्ट। तो ये क्यों रुक गया बच्चों, व्हाई डू यू थिंक इट स्टॉप्ड एक्चुअली। तो ये इसलिए रुक गया क्योंकि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा था ना, फ्रिक्शनल फोर्स का लग रहा था, और वो कैसे लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था बच्चों, ऑपोजिट। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा था। इस फ्लोर पर जब देखोगे, इस फ्लोर पर फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा था, फोर्स पर फ्रिक्शनल फोर्स का ऐसा था। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो ऐसे लग रहा है, और इस फ्लोर पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है। ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना।
ओके सो अब देखो, डोंट यू थिंक अगर ये ब्लॉक ऐसे जा रहा था और तुमने फोर्स इसमें ऐसे लगा दिया तो इसने इसकी रिलेटिव मोशन को खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अगर कोई चीज अगर ऐसे जा रही है और तुम उस पे पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा दो तो उसका रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अच्छा चलो अब एक एक आप जरा सोच के बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आपको हमेशा ऐसे बनाना है। तब ये तो एक बहुत ही सिंपल सा केस है। हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा केस लेते हैं और आप थोड़ा सोचो और बताओ मुझे इसमें फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बच्चों कैसा लगेगा। आई वॉन्ट एवरीवन टू थिंक, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। विल एंड इट हियर देन। अगर कोई बच्चा कुछ बोलेगा नहीं तो मैं आई विल एंड इट हियर। तो एक कन्वेयर बेल्ट है, ये ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे यहाँ पर ऐसे। कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग ऐसे और ऐसे। जल्दी से मुझे बताओ इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा लगेगा? ठीक है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स का इस ब्लॉक पे कैसा लगेगा और इस कन्वेयर बेल्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, कैसा होगा? समझना बहुत ही आसान है इसको। जब ये ब्लॉक इस पर मूव करने का कोशिश करेगा, किस पर? कन्वेयर बेल्ट पे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा ना। एक्चुअली में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगा। क्यों ऐसे लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स क्यों ऐसा लग रहा है? इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, ये एक्चुअली रेस्ट पर आने की कोशिश करेगा। तो रेस्ट पर आना है, इस ब्लॉक को कैसा 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 आना है? रेस्ट पर आना है। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तभी तो दो ये सरफेस और ये सरफेस एक्चुअली में रिलेटिव मोशन काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में खत्म हो जाएगा ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो एक्चुअली में इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा। यू कैन सी इट ओवर हियर। दिख रहा है आपको कैसा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, दिस ब्लॉक विल फील दैट इसमें फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लग रहा है यहाँ पर। तो हमेशा जरूरी नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स हमें हर बार पीछे की तरफ ही बनाना है। ठीक है, और इस बेल्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा? इस बेल्ट पे ऑब्वियसली ऐसे लग रहा होगा ना। तो बेल्ट को तो ऐसे रेजिस्टेंस फील होना चाहिए ना। जब ये बेल्ट किसी चीज को मूव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराएगी बेल्ट, तो बेल्ट को तो भाई एक रेजिस्टेंस फील होना चाहिए ना। नहीं तो आप सोचो, अगर बेल्ट को आप इस लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर बेल्ट में मान लो मैं फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे बना देता, तो एक चीज पहले तो आप समझ लो कि अगर ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है तो फ्लोर पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो अगर बेल्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लग रहा होता, मान लो लेट्स अज्यूम आपने ऐसे बना दिया होता, तब तो फिर ये बेल्ट अपने तो फिर मोटर के यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती। करेक्ट, मोटर की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना फिर। ये जस्ट एक बार हमने मोटर ऑन कर दिया, इसको रख दिया, तो फिर अपने आप से ये इस बेल्ट को ऐसे घुमाता रहेगा, ये ब्लॉक अपने आप से घुमाता रहेगा ना। समझ में? बट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, बिकॉज इसमें फ्रिक्शनल फोर्स काइंड ऑफ ऐसे लग रहा है। यू आर सीइंग दिस एरो। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस मोटर को इसको बार बार ऐसे ना, मोटर हैज टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्सेस। समझ में आई बात की नहीं आई? आई होप समझ में आई होगी बच्चों आपको बात। कि सिमिलरली देखो बच्चों यहाँ पर, सिमिलरली अगर मान लो एक ब्लॉक ऐसा है, या चलो ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसा है। ठीक, तो जब आप इस ब्लॉक को ऐसे मूव करा रहे हो तो अब देखो इस वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कैसा? ऐसा लगेगा। तो इस वाले ब्लॉक में फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा लग रहा था, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी बात। चलो एक प्रॉब्लम करें बच्चों इस पे। लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
देखो बच्चे, बहुत ही इसको आपको समझना है इस क्वेश्चन को। सी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एंगल कितना होगा। करेक्ट, मैक्सिमम एंगल कितना होगा सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन। ब्लॉक स्लिप कब करेगा, तो यहाँ पर देखो, अभी पहले तो ब्लॉक अगर आपने बनाया तो इसमें फोर्सेस बना दो। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, ये तो भी आपको रट्टी गए होंगे ना। mg mg cos थीटा, mg साइन थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखो ये होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। करेक्ट, करेक्ट ना बच्चों, करेक्ट और नो। इसको मैं हटा दे रहा हूँ mg को, तो mg को दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ठीक है ना बच्चों, यस और नो। ओके, तो अब अब अगर इस क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको मतलब यहाँ से लेके इसको आप ऐसा, आप इसको प्लेन को ऐसे ऐसे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा कि फ्रिक्शन यहाँ पे mg साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट जो है ये इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। और व्हाट विल हैपन, then frictional force will keep on also increasing। जैसे if I show you for this, maybe I just on my video and show it to you। जैसे अभी समझो, तो अभी समझो बच्चों, जैसे ये एक समझो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और अब मैंने क्या किया यहाँ पर या एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस पर मैंने ये ब्लॉक रखे हैं। अब जैसे जैसे देखो, अभी मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है? जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव किया। देखा आपने, एक ये पर्टिकुलर एंगल पर मूव किया। तो अभी जैसे जैसे मैं मेरा ये एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो mg साइन थीटा का जो कंपोनेंट है ना ये मूव, क्योंकि देखो ये भी तो इंक्लाइंड है, यहाँ पर क्यों नहीं ये मूव हो रहा है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर mg साइन थीटा का फोर्स लग रहा है। करेक्ट, mg साइन थीटा का फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। समझ रहे हो बात को कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। सो यहाँ पर भी सिमिलरली यू जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट ओवर हियर। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट ओवर हियर, mg साइन थीटा का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होगा। मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका mg साइन थीटा वाला फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो सकती है, कितनी हो सकती है बताया था मैंने आपको, क्या हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों, what can be the maximum value of frictional force? Maximum value of frictional force could be F is mu mg cos okay mu times n। मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, mu times n। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg cos थीटा के बराबर है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी mu mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, mg sin theta is equal to mu mg cos theta। This should be equal to this, mg sin theta should be equal to mu, ठीक है। तो यहाँ पर tan theta is equal to
tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। समझ में आई बात? तो जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, सो तो यहाँ पर tan थीटा जो है वो म्यू के बराबर हो जाएगा। ओके, तो म्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी दी है, 0.3 दी गई है। सो tan थीटा जो होगा यहाँ पर 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आप निकालना tan थीटा की जो भी वैल्यू होगी इसके। तो अगर मैं कैलकुलेटर से इसको देखूं कितना आ रही है, कम आउट टू बी tan इनवर्स 30, 88 के आसपास, 88 डिग्री के आसपास। बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट लाइक, अगर ऐसे तो ऑलमोस्ट ऐसा आपने कर दिया, अगर ऐसा है तो। ठीक है बच्चों, समझी बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है कि if the incline makes an angle theta by 2 with the horizontal, find the frictional force on the block। अभी थीटा पे मूव हो रहा है, थीटा बाई 2 पे तो मूव नहीं होगा ना। मूव कहां पर हो रहा है, थीटा पे मूव हो रहा है। थीटा बाई 2 पे तो ब्लॉक जो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो बी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो दिस, अभी ये यहाँ पर म्यू एन मत लिख देना बच्चों। बहुत से बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, इसको म्यू एन लिख देते हैं। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे म्यू एन लिख दोगे तो ये म्यू एन जो है ये है। अगर आप यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा लिख दोगे ना, तो ये वाली, ये हो सकता है 8 न्यूटन का आ जाए, और ये हो सकता है आपका 7 न्यूटन का आ जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या कभी फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स से ज्यादा हो गया तो फिर अब दुनिया में काम ही खत्म, एनर्जी क्राइसिस सब खत्म ना। करेक्ट। तो ये हर बार नहीं होगा। म्यू एन जो है मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होगा, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो आप सिंपली बोल दो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है इस ब्लॉक में, वो म्यू एम, सॉरी म्यू नहीं होगा यहाँ पर, इस केस में ये एम जी साइन थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन तो आई थिंक रेट ही होगा, एम जी साइन थीटा ऐसा, इसके परपेंडिकुलर एम जी कॉस थीटा ना। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इंक्लाइंड प्लेन तो भी रेट किया होगा ना आपको। इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस पे ब्लॉक रख दिया तो इसका कैसे इसमें फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ। आई होप सबको विजिबल है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना है। तो देखो, अगर आपको कुछ नहीं दिया है, ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या मानोगे कि ये एंगल की, तो ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा की ऐसे लिख लो, एम जी कॉस थीटा तो हमेशा ऐसे लिख दो आप। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा यहाँ पर अभी? हाँ, अब देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना लूं। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज इन अ मूविंग स्टेट, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो एक्चुअली हम बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बट हम यहाँ पे कभी कभी अज्यूम कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन अप्रोक्सीमेटली स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो सकता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ऑलमोस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम म्यू एन अगर ले लेंगे तो मैं कैलकुलेशन एक्चुअली इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यूज की, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, आई मीन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए तो देखते हैं म्यू कितना है। अच्छा, ये कितना लग रहा है, जी बाई 4 लग रहा है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी cos थीटा इक्वल्स टू एम जी बाई 4।
दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू एम है। तो बस अभी यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जी भी आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, जी जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना बचा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 इज हाफ। म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया cos 30 हो गया। इज इक्वल टू, ठीक है, तो म्यू के 1/2√3, तो कितना था 1/2√3, √3 ऐसे 1.71 होता है ना। ठीक है, इसका इन्वर्स कर दिया हमने, तो ऑलमोस्ट 0.28 which is approximately equal to approximately, ठीक है, इस मच इसका वैल्यू। तो कभी कभी आपको ऑप्शंस में इस फॉर्म में दे देगा वो, करेक्ट, ही मे गिव यू इन दिस फॉर्मेट आल्सो। ठीक है, चलो, समझ में आया बच्चों फ्रिक्शन की कहानी, समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चल, तो एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको भी ट्राई करो, और आफ्टर दैट वी विल, किसी को कुछ डाउट है तब तक पूछ लीजिए। चलो तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जल्दी से एक मैं आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और बाकी क्वेश्चन में आपका ऐसा होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे एक फोर्स एफ लगाया, करेक्ट। अभी मैंने आपको एक उसका केस बताया था, कौन सा, किसका बेल्ट, दिस ऊपर देखो, इसका ये बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हो, दिस काइंड ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा था, आगे की तरफ लग रहा था। देखो सिमिलर केस है यहाँ पर भी, इस ब्लॉक को तुमने आगे की तरफ फोर्स दिया है, दैट मीन्स इस ब्लॉक में मोशन जो होगा ये आगे की तरफ होगा ना। तो इस एम वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना बच्चों, वो हमेशा ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, और इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, ओके। अब हमें कैसा करना है कि व्हाट what maximum horizontal force F can be applied to the block of mass capital M so that block moves together, blocks move together। तो इन दोनों ब्लॉक्स में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, दैट इज ब्लॉक्स शुड बी मूविंग टुगेदर। तो क्या लगाएंगे, सोच सकते हो आप, थोड़ा सोचो इसमें क्या क्या लगाओगे इसमें। ओके, तो बच्चों बेसिकली दोनों का भी ना एक्सीलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों ब्लॉक्स
दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे? यस, व्हाट विल हैपन? तभी दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे और टेबल स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन दिखाने की जरूरत नहीं रहती, नहीं है यहाँ पर। तो कभी कभी आपको यहाँ पे भी फ्रिक्शन दिखाना रहता है, दैट्स ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ, यहाँ पे जो ये एफ है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m इंटू ए, करेक्ट? f शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? f माइनस f, यही बन रही है यहाँ पे f माइनस, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। और ये जो स्मॉल f है, इसको आप क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू n, नॉर्मल फोर्स। ठीक ठीक, और लेट्स पुट इट ओवर। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किसके बराबर है? यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg के बराबर है ना, करेक्ट? तो यहाँ पर देखते हैं तो मैक्सिमम क्या बोले, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे बस वैल्यूज हमें जस्ट पुट करते हुए जाना है। n की वैल्यू ऊपर से हमने क्या पुट कर दी? mg। ठीक है, तो देखो यहाँ पे f माइनस म्यू mg इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, और एक काम करो यहाँ पे, a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू भी आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो? a को भी आप यहाँ पर अगर देखो तो a को आप म्यू म्यू बाई जी पुट कर सकते हो ना a को? नहीं, क्या पुट करोगे? म्यू एम जी, a इज इक्वल टू, सॉरी आई एम सॉरी, a इज इक्वल टू म्यू इनटू जी। ठीक है, f माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू m म्यू जी। तो f की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? म्यू m प्लस बेसिकली देखो यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्या लगाया, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। व्हाट इज दैट कंसेप्ट? कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? सब बच्चों को समझ में आई बात? चलिए, आई थिंक विल एंड हियर। नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स करेंगे पहले, और मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, उनको ट्राई करना, वही प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद वर्क एनर्जी पावर। ठीक है बच्चा? ओके।